पिताजी, हम इतनी रात को इतने घने जंगल में कहाँ जा रहे हैं? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। छोड़ दीजिए मुझे घर जाना है पिताजी। देखो बेटी, हमें ना चाहते हुए भी जाना होगा। बस थोड़ी दूर और चलो। गणेश संजना का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए जंगल के बीच एक बड़े से सुनहरे पेड़ के सामने ले जाता है। हे सुनहरे पेड़, देखो मैं आज तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। तभी पेड़ में से एक तेज रोशनी फैलती है और वो पेड़ 20 से 2 हिस्सों में बट जाता है। गणेश भारी मन से संजना को जोर से पेड़ की तरफ धक्का दे देता है और संजना उस पेड़ के अंदर समाने लगती है। ये क्या पिताजी, मुझे बचा लीजिए, मैं इस पेड़ के अंदर खींची जा रही हूँ। मुझे इस पेड़ में नहीं जाना है, पिताजी बचाइए मुझे माफ कर देना बेटी, मैं यह करना नहीं चाहता था, पर मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। मुझे ना चाहते हुए भी यह पाप करना पड़ रहा है। संजना की आखिरी चीख के साथ वो सुनहरा पेड़ फिर से आपस में जुड़ जाता है और बदहवास हालत में गणेश दौड़ते हुए अपने घर पहुंचता है। अरे क्या हुआ जी, आप इस तरह इतने घबराए हुए क्यों हो? अरे और हमारी बेटी संजना कहाँ है? देखो भाग्यवान, हमें अभी इसी वक्त यह गांव छोड़कर हमेशा के लिए जाना पड़ेगा। पर क्यों जी, अचानक ऐसा क्या हो गया? और संजना कहाँ है? मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता, बस जो कह रहा हूँ वो सुनो। हमें यहाँ से इसी रात निकलना होगा, चलो जल्दी। वसुंधरा और गणेश तेजी से घने जंगलों को पार करते हुए वे एक दूसरे गांव में आ जाते हैं। इसी तरह धीरे धीरे वक्त बीतता है और 18 वर्ष गुजर जाते हैं। फिर एक दिन वही 2 लकड़हारे अपनी कुल्हाड़ी लेकर घने जंगल से गुजर रहे होते हैं। चलते चलते वे अचानक सुनहरे जंगल की सीमा पर पहुंच जाते हैं। अरे शिव, यह क्या? हम लोग सूखी लकड़ियों की तलाश में चलते चलते इस डरावने सुनहरे जंगल के पास आ गए। अब जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो चलो चलकर देखते हैं कि इस सुनहरे जंगल के अंदर आखिर है क्या। अरे नहीं भाई, अरे मैंने सुना है इसके अंदर बहुत खतरा है, हमें यहीं से वापस लौट जाना चाहिए। अबे डरपोक, इतनी दूर आए हैं तो बिना देखे वापस कैसे चले जाएंगे? हाँ चलो चलकर देखते हैं। शिव सनोज का हाथ पकड़ लेता है और जैसे ही वे दोनों सुनहरे जंगल में कदम रखते हैं, एक तेज रोशनी चमकती है। वे जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां चारों तरफ सिर्फ सोने के पेड़ पौधे चमक रहे होते हैं। अरे वाह, यह तो चारों तरफ सिर्फ सोने के पेड़ पौधे हैं। अरे मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा नजारा कभी नहीं देखा। हाँ सच में भाई, यह तो अद्भुत है। अरे मैं तो यहाँ आने से डर रहा था कि कहीं कोई भूत प्रेत ना हो, लेकिन यह तो सोने का खजाना है। तभी अचानक एक सुनहरे पेड़ के पीछे से एक बेहद खूबसूरत लड़की निकल कर आती है। उसके बाल, उसके कपड़े और उसका पूरा रूप सोने की तरह चमक रहा होता है। उसे देखते ही दोनों लकड़हारे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अरे सनोज, देख कितनी खूबसूरत लड़की है। इसके बाल तो बिल्कुल शुद्ध सोने के लग रहे हैं रे। जरूर यह इस सुनहरी दुनिया की कोई मल्लिका होगी। चलो भाई, आज तो हमारी किस्मत ही खुल गई। शिव, मुझे यह ठीक नहीं लग रहा। क्या हमारा वहां जाना सुरक्षित होगा? अरे तू हर बात में डरता ही रहता। अरे चल तो सही। वे दोनों उस जादुई लड़की के पीछे चलने लगते हैं। वो लड़की आगे बढ़ते हुए मधुर स्वर में एक रहस्यमयी गाना गुनगुनाने लगती है। सुनहरी राहें बुलाए तुम्हें, आओ की राज छुपाए,
जो आया यहाँ वो यही खो गया, सोने का पिंजरा तुम्हारा हुआ। वाह, क्या सुरीली आवाज है। अरे मैंने अपने जीवन में ऐसा अद्भुत गाना कभी नहीं सुना। वे दोनों पूरी तरह होश खोकर उसके पीछे पीछे चलते हैं। अचानक वो लड़की एक बड़े सुनहरे पेड़ के तने के अंदर समा जाती है। लगता है यह सुंदर मल्लिका पेड़ के रास्ते अपनी किसी दूसरी जादुई दुनिया में चल गई है। अरे चलो हम भी इस पेड़ के अंदर चलते हैं। अरे शायद वहाँ इससे भी ज्यादा धन दौलत मिल जाए। हाँ भाई, अब जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो पीछे नहीं हटेंगे। चलो चलते हैं। वे दोनों जैसे ही उस पेड़ को छूते हैं, पेड़ का एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है। वे दोनों जैसे ही अंदर कदम रखते हैं, जोर की चीख के साथ वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता है और दोनों की भयानक चीखें जंगल के सन्नाटे में गूंज उठती है। पेड़ का दरवाजा बंद होते ही संजना जोर जोर से हंसने लगती है। उसके सुनहरे बाल और बदला हुआ रूप बेहद डरावना लग रहा है। जो भी लालच में आएगा वो इसी तरह इस सुनहरी दुनिया में हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। इतना कहते ही संजना अचानक घुटनों के बल नीचे बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मैं ऐसा पाप करना नहीं चाहती, पर मेरी मजबूरी है, मुझे ये करना ही पड़ेगा। संजना रोती हुई उस पेड़ के अंदर समा जाती है और वो दिन बीत जाता है। अगले दिन गांव में दोनों लकड़हारे के गायब होने की खबर आग की तरह फैल जाती है। हे भगवान, हमारे गांव के 2 लकड़हारे भी उस रहस्यमय जंगल की सीमा से अचानक गायब हो गए। हम सबको कितनी बार समझाते हैं कि उस सुनहरे जंगल की तरफ मत जाओ, पर कोई न कोई वहाँ चला ही जाता है। सभी गांव वाले खौफजदा हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गणेश और उसकी बेटी सांझ घने जंगल में सूखी लकड़ियाँ काट रहे होते हैं। पिताजी, आप हर रोज अकेले लकड़ियाँ काटते हैं और मुझे हाथ भी नहीं लगाने देते। आज मैं लकड़ियाँ काटूंगी। अरे सांझ बेटी, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, आगे जाकर तुम्हें ही यह सब संभालना है, इसलिए आज काटने का सही तरीका सीख लो। गणेश लकड़ियाँ काटने लगता है। वही एक पेड़ के पीछे छिपी संजना ये सब देख रही होती है। कोई पिता अपनी बेटी से इतना प्रेम कैसे कर सकता है? मेरे साथ जो हुआ वो बहुत गलत था। मैं अपने पिता को कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं। संजना गणेश को ध्यान से देखती है और उलझन में पड़ जाती है। पर इस बूढ़े व्यक्ति को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने इसे पहले कहीं देखा है। ये चेहरा बहुत जाना पहचाना है। लगता है इस जादुई पेड़ के असर में मेरी याद कमजोर होती जा रही है। संजना गुस्से और दर्द में छटपटा रही होती है कि तभी सांझ की नजर उस पर पड़ जाती है। ये इतनी खूबसूरत लड़की कौन है? इसके सुनहरे बाल, मैंने पहले कभी यहाँ इसे नहीं देखा। चलो पास जाकर पूछती हूँ। सांझ तेजी से भागकर संजना के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। संजना उसे देखकर पूरी तरह घबरा जाती है। तुम कौन हो? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। तुम्हारी ये सुनहरे बाल और तुम कौन हो? मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। संजना बिना कुछ कहे पीछे मुड़ती है और तेजी से घने जंगलों की तरफ भागने लगती है। अरे रुको, सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम इस तरह भाग नहीं सकती, रुक जाओ। लेकिन संजना झाड़ियों के पीछे जाकर पल भर में ओझल हो जाती है। तभी गणेश जोर से आवाज लगाने लगता है। अरे सांझ बेटी, कहाँ रह गई थी तुम? जल्दी इधर आओ। जी पिताजी, मैं यही हूँ। तुम उधर झाड़ियों की तरफ क्यों गई थी? मैंने कितनी बार कहा है कि वहाँ जंगली जानवर रहते हैं, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। पिताजी,
मैंने वहाँ एक लड़की देखी। वो बेहद खूबसूरत थी और उसके बाल ना बिल्कुल सुनहरे थे। वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी, पर मुझे देखते ही झाड़ियों के पीछे भाग गई। वहाँ कोई नहीं है बेटी, तुम्हारा वहम होगा। चलो अब तुरंत घर चलते हैं। गणेश घबराकर सांझ को लेकर तुरंत घर आ जाता है। सांझ, तुम अब अपनी माँ के पास बैठो, मुझे ये लकड़ियाँ लेकर बाजार बेचने जाना है। गणेश वहाँ से तेजी से निकल जाता है। सांझ अकेली बैठी बेचैन हो रही होती है। पता नहीं क्यों मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा है। उस लड़की को देखकर ऐसा लगा जैसे हमारा कोई पुराना रिश्ता हो। सांझ परेशान होकर जैसे ही घर के अंदर जाती है, वो देखती है कि उसकी माँ वसुंधरा एक पुरानी तस्वीर हाथ में लेकर फूट फूट कर रो रही है। माँ, ये क्या? ये तस्वीर किसकी है और आप इस तरह इसे देखकर रो क्यों रही हो? कुछ नहीं बेटी, मैं तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बता सकती। पर माँ, आखिर ये है कौन? मुझे सच बताइए। बस यूँ समझ लो कि ये मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे मैं चाहकर भी खुद से दोबारा नहीं जोड़ सकती। वसुंधरा रोते हुए वो तस्वीर छुपाकर कमरे में चली जाती है। सांझ की उलझन और बढ़ जाती है। यहाँ जरूर कोई बड़ा रहस्य है। जंगल में वो सुनहरे बालों वाली लड़की मुझे देखकर भाग गई और अब माँ इस तस्वीर को छिपाकर रो रही है। मुझे खुद ही इस सच का पता लगाना होगा। सांझ परेशान रहती है और वो रात भी बीत जाती है। अगली सुबह होते ही वो घर से बाहर निकलकर गांव की सीमा की तरफ जाती है, जहां गांव वाले इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे। हद हो गई, आज फिर गांव का एक और व्यक्ति रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। वो सुनहरे जंगल का खौफ तो दिन ब दिन और खतरनाक होता जा रहा है भाई। अरे समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। सुनहरा जंगल? कल उस सुनहरे बालों वाली लड़की को भी मैंने उसी जंगल की तरफ भागते हुए देखा था। कहीं उस लड़की का इस रहस्य से कोई संबंध तो नहीं? मुझे वहां जाकर देखना होगा, पर जाने से पहले मुझे माँ को बताना चाहिए। सांझ परेशान होकर तुरंत वापस अपने घर लौट आती है। उसे देखते ही वसुंधरा दौड़कर उसके पास आती है। सांझ बेटी, तुम सुबह से कहा थी, मैं कब से तुम्हें पूरे गांव में ढूंढ रही हूँ। देखो सांझ, तुम हम दोनों की जान हो। इस तरह अगर तुम बिन बताए कहीं चली जाओगी तो हमारी तो जान ही निकल जाएगी ना। हाँ बेटी, तुम्हें क्या हो गया है? आजकल तुम हर वक्त कहीं कहीं खोई खोई सी रहती हो। माँ, मुझे उस सुनहरे जंगल का रहस्य जानना है। आखिर क्यों वहाँ जाकर हमारे गांव के लोग गायब हो जाते हैं? सांझ, अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो तो उस रहस्यमय जंगल से दूर रहो। मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से यह बात नहीं सुनना चाहता, ठीक है ना? तुम्हें अपने पिताजी की बात माननी चाहिए बेटी। तुम उस तरफ मत जाना, अब जाकर आराम करो। वे दोनों कमरे से चले जाते हैं। सांझ अपने बिस्तर पर बैठ जाती है। माता पिता मुझे सीधे रास्ते तो वहाँ जाने नहीं देंगे। मुझे अब चोरी छिपे ही रात के अंधेरे में निकलना होगा। आधी रात को सांझ चुपके से घर से निकलती है और घने जंगलों को पार करते हुए एक झोपड़ी में साधु महाराज के पास पहुंचती है। आओ बेटी सांझ, इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो? अगर तुम्हारे पिता को पता चला तो वे बहुत क्रोधित होंगे। साधु महाराज, मैं बड़ी दुविधा में हूँ। जब से मैंने उस सुनहरे बालों वाली लड़की को देखा है, उसका चेहरा मेरी आंखों से नहीं जा रहा और माँ के पास भी वैसी ही तस्वीर है। आखिर उस सुनहरे जंगल का रहस्य क्या है? बेटी, वह लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा ही अपना खून है। वह तुम्हारी सगी बड़ी बहन संजना है। आप ये क्या कह रहे हैं महाराज? मेरी कोई बड़ी बहन भी है? हाँ बेटी, सुनो, यह उस समय की बात है जब वह सुनहरा जंगल नहीं
बल्कि सुंदरपुर नाम का एक बेहद खूबसूरत गांव हुआ करता था। जंगल के बीच बसे सुंदरपुर गांव में लोग खुशी खुशी रहते थे। वहीं गणेश अपने परिवार के साथ रहता था। एक रात संजना घबराकर अपनी माँ वसुंधरा के पास जाती है। माँ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं गौरव से सच्चा प्रेम करती हूँ और उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। घबराओ मत बेटी, अगर गौरव तुमसे सच्चा प्रेम करता है तो वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को जरूर अपनाएगा। तुम आज ही उससे बात करो, पर हाँ, अपने पिता को अभी कुछ मत बताना। संजना तुरंत घर से निकल पड़ती है, लेकिन दरवाजे के पीछे छिपा गणेश ये सब सुन लेता है। इस लड़की ने मेरी नाक कटवा दी। गांव में मेरी इतनी इज्जत है और इसने एक झटके में सब मिट्टी में मिला दिया। नहीं, मैं अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब मैं वही करूंगा जो मैंने सोचा है। दूसरी तरफ संजना भागते हुए गौरव के घर का दरवाजा खटखटाती है। गौरव बाहर आता है। क्या हुआ संजना, तुम इस वक्त इतना हाफ क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? गौरव, मैं गर्भवती हूँ। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करके इस बच्चे को अपनाओगे? संजना, यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं पिता बनने वाला हूँ। मैं तुमसे विवाह जरूर करूँगा। मैं आज ही अपने पिता से हमारे रिश्ते की बात करता हूँ। हाँ, मैं तो डर ही गई थी गौरव। मुझे मेरा प्यार और मेरे बच्चे की जिंदगी मिल गई। मैं बहुत खुश हूँ। संजना मुस्कुराते हुए वापस लौट रही होती है कि तभी रास्ते में गुस्से में तमतमाया गणेश उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। पिताजी, आप यहाँ इस वक्त? चल मेरे साथ, तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब तुझे वहीं जाना होगा जहाँ मैं तुझे ले जाना चाहता हूँ। नहीं पिताजी, मैं इस हालत में आपके साथ कहीं नहीं जा सकती। कैसे नहीं जाएगी? एक गरीब लड़के से दिल लगाकर तूने कुल की मर्यादा डुबो दी। अब देख मैं क्या क्या करता हूँ तेरे साथ। पिताजी, मुझे छोड़ दीजिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे जाने दीजिए पिताजी। गणेश एक नहीं सुनता और उसे घसीटते हुए जंगल के बीच उसी जादुई सुनहरे पेड़ के पास ले आता है। पिताजी, आप मुझे इस डरावनी पेड़ के पास क्यों लेकर आए हैं? यह वही रहस्यमय पेड़ है जिसके बारे में मेरे गुरुदेव ने बताया था। जो कुल की मर्यादा तोड़ता है उसे यहाँ सजा मिलती है। हे पेड़, मैं अपनी गुनहगार बेटी को लाया हूँ। इसे अपने पास रख ले। नहीं पिताजी, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मेरे पेट में एक मासूम जान है। तो मैं भी तुझे अपने घर में नहीं रखूंगा। जा यहाँ से। गणेश संजना को आगे धक्का देता है। अचानक पेड़ दो हिस्सों में बंट जाता है और संजना उसके अंदर खींची जाने लगती है। पिताजी, मुझे बचाइए। मैं इस पेड़ के अंदर समा रही हूँ। पिताजी। यह सब भुगतने से पहले सोचना था ना। गणेश गुस्से में वहाँ से अकेला चला जाता है। ये जादुई पेड़, अगर मैंने अपराध किया है तो मुझे सजा दो, पर मेरे इस मासूम अजन्मे बच्चे की क्या गलती है? मेरे बच्चे को सजा मत दो। संजना के आंसू जैसे ही पेड़ की जड़ों पर गिरते हैं, तभी एक तेज रोशनी चमकती है और पेड़ के अंदर से एक भारी और रहस्यमयी आवाज गूंजती है। संजना, तुमने सच्चे दिल से अपने बच्चे की रक्षा मांगी है। तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी, लेकिन इसके बदले इस पूरे पापी गांव को कीमत चुकानी होगी। क्या तुम्हें मंजूर है? मुझे मंजूर है। जब मेरे अपने माता पिता ने
लोग लाज के लिए मेरे बच्चे को मारना चाहा, तो ये गांव भी सदियों से बेटियों के साथ यही करता आया है। मैं इस पूरे सुंदरपुर गांव की बलि देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तुम्हारा बच्चा इस पेड़ के गर्भ में तब तक पूरी तरह सुरक्षित रहेगा जब तक तुम खुद इस पेड़ के बंधन से मुक्त नहीं हो जाती। तब तक तुम्हें एक रहस्यमयी सुनहरी मल्लिका बनकर इस पूरे गांव को इस पेड़ में समाने की जिम्मेदारी उठानी होगी। कल रात तीसरी पहर से ही यह सुंदरपुर गांव इस पेड़ में समाकर हमेशा के लिए लुप्त होना शुरू हो जाएगा। मुझे मंजूर है। फिर अचानक ही तेज रोशनी फैलती है और वो पूरा जंगल सिमटने लगता है। वहीं दूसरी तरफ गणेश भागते हुए झोपड़ी में आ जाता है। जी, कहाँ रह गए थे आप? हमारी बेटी कहाँ गई? वो कोई दिखाई क्यों नहीं दे रही है? मुझे बहुत घबराहट महसूस हो रही है जी। देखो, हमारी बेटी ने जो गलती किया है उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। तुम चलो यहाँ से। नहीं, हम अपनी बेटी को छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। वो माँ बनने वाली है। उसने जो गलती की है की, लेकिन हम भी माँ बाप है, उसके साथ इतना गलत नहीं कर सकते हैं। मेरे लिए इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है, चाहे इसके लिए मुझे जो करना पड़े। अब चलो यहाँ से। गणेश वसुंधरा को लेकर वो गांव छोड़कर चला जाता है और वो अगली सुबह होते ही गौतम संजना को सब जगह ढूंढता है, पर उसे संजना कहीं नहीं मिलती। आखिर संजना गई कहाँ? वह कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही है? अरे मुझे भी नहीं पता वह कहाँ गई। अरे उसके माता पिता को तो हमने गांव छोड़ते हुए देखा था। मुझे भी जाकर देखना होगा। मैं अपनी संजना को इस तरह नहीं भूल सकता। फिर गौतम वहाँ से निकल पड़ता है और घने जंगलों से होते हुए गणेश के पास पहुँचता है। मुझे बताइए संजना कहाँ है? मैं संजना को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया हूँ। वो अब नहीं रही। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से प्रेम करने की? अब तुम उसे भूल जाओ। उसने अपने आप को एक ऐसा जीवन दिया है जहाँ से वो अब इस दुनिया में कभी नहीं आ सकती। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे छोड़कर चली गई। मैं उसके सिवा किसी और को अपनी पत्नी नहीं बना सकता। मैं पूरा जीवन उसे अपनी यादों के साथ बिताऊंगा और मैं एक तपस्वी का जीवन जीऊंगा। मैं भी अपनी दुनिया की मोह माया को हमेशा के लिए त्याग दूंगा। उसे गांव से निकालने वाला सिर्फ तुम्हारे माता पिता और वह गौतम ही बच पाया। बाकी पूरा गांव उस सुनहरे पेड़ में समा गया, जिस वजह से वह फिर हमेशा के लिए और भी रहस्यमय होता चला गया। और तुम्हारी बहन को ना चाहते हुए भी सभी को उस पेड़ में समाना पड़ रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे पिताजी ऐसा करेंगे। मुझे अपनी बहन को आजाद करना है उस लोग से और बाकी सभी लोगों को भी। अगर तुम वहाँ गई तो वापस नहीं आओगी, क्योंकि उस सुनहरे पेड़ के अंदर एक खूंखार राजा है। अगर उसकी बात नहीं मानोगी तो शायद तुम कभी वापस भी नहीं आ सकती हो। मेरे माता पिता ने मेरी बहन के साथ बहुत गलत किया। मैं अपनी जान जोखिम में डालकर भी अपनी बहन को सही सलामत वापस लेकर आऊंगी। ठीक है, अगर जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन रुको। तभी साधु अपनी झोली में हाथ डालता है और एक सुनहरी मोती निकालकर सांझ के हाथ में रख देता है। यह मोती लेकर जाओ। यह मोती तुम्हारी अंदरूनी शक्ति रहेगी और तुम उस दुनिया में जाकर सुरक्षित सभी चीज का सामना कर पाओगी। मुझे बहुत घबराहट महसूस हो रही है, पर मैं हार नहीं मान सकती हूँ। सांझ जैसे तैसे आगे बढ़ जाती है और सुनहरे जंगल के सीमा पर पहुँच जाती है। इस सुनहरे जंगल के अंदर मेरी बहन है। चिंता मत कर दीदी, मैं आ रही हूँ।
फिर सांझ जैसे ही उस सुनहरे जंगल के अंदर जाती है, जहाँ चारों तरफ सोने के पेड़ दिखाई देते हैं। ये तो सच में सोने का पेड़ है, पर मुझे तो अपनी बहन को ढूंढना है। किसी भी तरह मुझे आगे जाना ही होगा। इतना कहकर वो आगे बढ़ जाती है और थोड़ी ही दूर जाने के बाद एक बड़े से महल के सामने आकर खड़ी हो जाती है। यही बड़ा सा महल है, यानी कि वो राजा सच में यही कहीं होगा। अंदर से तो चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है। मुझे जाकर देखना चाहिए कि आखिर अंदर क्या है। इतना कहकर सांझ अंदर जाती है कि तभी अंदर एक खूंखार राजा खड़ा रहता है। बस बहुत हो गया संजना। पूरे 18 वर्षों से मैं इंतजार कर रहा हूँ कि तुम अब हाँ बोलोगी। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। जल्दी हाँ बोलो, तुम्हें मुझसे विवाह करना ही होगा। नहीं, कुछ भी हो जाए महाराज, पर मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। मैं अपने प्रेमी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और उसे कभी धोखा नहीं दे सकती। मैं यह सब नहीं जानता, पर तुम्हें मेरी पत्नी होना ही होगा। तुम जैसी सुंदर लड़की जो पहली बार सुनहरी दुनिया में आई है, और मैं उसे इतने दिनों तक इसलिए कैद करके रखा हूँ ताकि मैं तुम्हें इस दुनिया का रानी बना सकूं। तभी वही दूर खड़ी सांझ सारी बातें सुन लेती है। मेरी बहन कितनी बड़ी मुसीबत में है और ये राजा भी मेरी बहन को कितना मजबूर कर रहा है। मुझे जाना ही होगा। फिर सांझ संजना के सामने आकर खड़ी हो जाती है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरी बहन है और मेरे पिताजी ने जो गलती की है उसकी सजा मेरी बहन इतने दिनों से भोग रही है। मैं अपनी बहन को यहाँ से ले जाना चाहती हूँ। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर तुम उसे ले जाना चाहती हो तो तुम्हें इस राज्य की रानी बनना पड़ेगा, क्योंकि तुम भी इससे ज्यादा खूबसूरत हो। ठीक है, अगर मेरे यहाँ रहने से मेरी बहन को इस तकलीफ से मुक्ति मिल जाएगी तो मैं यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनते ही संजना की आंखों से आंसू छलक आते हैं। क्या तुम मेरी बहन हो? पर ये कैसे हो सकता है? दीदी, आपकी याददाश्त कमजोर हो चुकी है, लेकिन मुझे सारा सच पता चल गया है और मैं आपको यहाँ से बाहर निकाल कर ले जाऊंगी। नहीं, मेरे पिताजी ने मेरे साथ गलत किया, पर मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी बहन के साथ गलत करके यहाँ से आजाद हो जाऊं। बस तुम लोगों का नाटक बहुत हो गया। अब जल्दी तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। इस भयानक चेहरे के साथ अपना बाकी जीवन बिताना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ। फिर सांझ आगे बढ़ जाती है और कुबेर के सामने जाकर खड़ी होती है और कुछ ही देर में दोनों का विवाह हो जाता है। विवाह होते ही अचानक तेज रोशनी फैलती है और वो भयानक राजा कुबेर एक बेहद ही खूबसूरत राजकुमार में बदल जाता है और वो सुनहरी दुनिया गायब होकर एक साधारण सा महल बन जाता है। ये सब क्या है? मैं एक राजकुमार था और एक साधु की अपमान करने की वजह से मैं एक श्रापित राजा बन गया था और इस दुनिया में कैद हो रखा था। लेकिन आज तुम बिना स्वार्थ के मुझसे विवाह की, अपनी बहन को बचाने के लिए। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरी बहन ने बिना स्वार्थ के मेरी मदद की और मैं ठीक हो गई। बहन, चलो बहन, हमें पिताजी का भी सामना करना है। सच में तुम बहादुर हो, लेकिन तुम्हें मेरे पास आना होगा क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। हाँ, क्यों नहीं, मैंने आपसे विवाह किया है तो मैं आपके पास जरूर आऊंगी। तभी सांझ संजना को लेकर वहाँ से निकल पड़ती है, अपने घर पहुँच जाती है। तभी गणेश देखते ही कहता है, यह क्या संजना, तुम वापस कैसे आ गई? ये कैसे हुआ? सच बताओ बेटी, ये कैसे हुआ? मैंने कभी नहीं सोचा था पिताजी कि आप मेरे साथ ऐसा करोगे। मैं आपसे नफरत करती हूँ, बहुत नफरत करती हूँ। मुझे माफ कर दो बेटी,
मैं दुनिया समाज की बातों में इतना उलझ गया था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कितना बड़ा अपराध करने जा रहा हूँ। तभी पीछे से गौतम आ जाता है। मुझे पता चला कि तुम सुनहरी दुनिया से वापस आ गई संजना। तुम ठीक तो हो ना? और मेरा बच्चा? हाँ गौतम, हमारा बच्चा भी ठीक है और अब चलो हम दोनों एक नया जीवन जीते हैं। बेटी, तुम दोनों जहाँ भी रहो, बस मेरा यही आशीर्वाद है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। आज मैं अपने परिवार की नजरों में नीचे गिर गया। मुझे यहाँ से जाना होगा और मैंने जो पाप किया है इसका प्रायश्चित तो मुझे जरूर करना होगा और मैं वो करूँगा। फिर गणेश जंगलों की तरफ चला जाता है और उस दिन से दोनों बहनें फिर से खुशी पूर्वक अपना जीवन जीने लगती है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपकी कमेंट्स हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। इसी तरह हमारे चैनल की अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।